प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए डॉक्टर जयशंकर मिश्र की पुस्तक प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास से समाज के जीवन स्तर का आर्थिक आधार वार्ता, समाज के जीवन स्तर का आर्थिक आधार वार्ता का रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में पृष्ठ संख्या 552 से लेकर 552 से लेकर 592 तक रिकॉर्डिंग कर लिया है। यहाँ पर 592 से पुनः स्टार्ट करते हैं। आगे बौद्ध युग के अनेकानेक स्रोतों से विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों का पता चलता है। लोहार, हल, भाल, खड़ग तो बनता ही था, साथ ही घरेलू बर्तन भी बनता था। वह लोहे को अत्यधिक तपाकर अत्यंत तीव्र और लूस इस्पात की तरह चमकीला और उज्जवल बनाता था। चिकित्सा संबंधित शल्यक्रिया के औजारों का भी निर्माण करता था। स्वर्ण का विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण करता था, जो अत्यंत कलात्मक और आकर्षक ढंग से बनाए जाते थे। तत्कालीन समाज के अधिकांश लोग स्वर्ण आभूषणों के प्रति रुचि रखते थे तथा शरीर सज्जा में उनका उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष सभी अलंकार प्रिय थे। उस समय अनेक बहुमूल्य रत्न भी आभूषणों में जड़े जाते थे, जिससे उनकी शोभा अद्वितीय हो जाती थी। इस प्रकार के आभूषण बनाने वाले व्यक्ति सम्मानित होते थे। कुछ जातकों में उल्लिखित है कि एक स्वर्णकार द्वारा बनाया गया आभूषण इतना सुंदर और अद्वितीय उतरा था जो अवर्णनीय था। मध्यम निकाय में वर्णित है, मध्यम निकाय मतलब एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें वर्णित है कि एक रत्नाकर में आकर्षक वेलुरीय नामक रत्न को 8 पहलुओं में तराश कर अत्यंत आकर्षकजनक बनाया। जब वह पीत वस्त्र में जड़ा गया, तब उसकी चमक चातुर्दिक फैलने लगी थी। विशाख भी एक बौद्धकालीन स्त्री थी, मतलब थेरी थी। विशाख के विवाह के अवसर पर 500 स्वर्णकार आभूषण बनाने के लिए बुलाए गए थे। रत्न जटित आभूषणों की इतने अधिक परिणाम में आवश्यकता थी कि उन्हें बनाने के लिए बहुत से स्वर्णकारों को नियुक्त करना पड़ा, जो 4 माह में भी उन्हें नहीं बना सकते थे। बौद्ध युग में वस्त्र उद्योग का यथेष्ट विकास हुआ था। उस युग में सूती, रेशमी और ऊनी अनेक प्रकार के वस्त्र निर्मित होते थे तथा स्त्री, पुरुष और बालक बालिकाओं के अनेकानेक परिधान भी बनते थे। प्रचुर धन व्यय करके मनोनुकूल आकर्षक वस्त्र क्रय किए जाते थे। एक रानी ने 100 सहस्त्र मुद्रा में लाल परिधान खरीदा था। दिग्निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, दिग्निकाय में सूती, काम्पाशिक, रेशमी, कौशेय, ऊनी, अवर्ण आदि अनेक प्रकार के परिधानों का उल्लेख है, जिससे उस युग के तंतुवाय की कला और कल्पना का भान होता है। राजगृह मतलब राजगृह नगर के बाहर की एक सड़क का वर्णन हुआ है, जो बुनकरों के आवास से परिपूर्ण था। ऐसे भी बुनकर होते थे जो पहले से लोगों की मांग के अनुसार वस्त्र निर्माण करते थे। चर्मकारों के वर्ग भी उस समय अधिक संख्या में निवास करते थे, जो चमड़े की रस्सियां, जूते, छाते आदि बनाते थे।
सामान रखने के लिए चमड़े के बड़े बड़े झोले भी वे बनाते थे। उनके संघों से लगता है कि चर्म उद्योग अत्यधिक विकसित था तथा उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। उस समय हाथी दांत की विभिन्न कलात्मक वस्तुएं बनाने वाले का वर्ग भी समाज में था, जो अपने अद्भुत हस्त कौशल और कलात्मक कल्पना से हाथी दांत की विभिन्न वस्तुएं बनाता था। इस प्रकार के उद्योग का केंद्र काशी था। इस उद्योग को करने वाले लोग जिस स्थान पर रहते थे उसे दंतकार वीथि मतलब सड़क कहते थे। ऐसे व्यवसायी कभी कभी जंगलों में जाकर हाथी का शिकार भी करते थे और औद्योगिक संस्थाओं को हाथी दांत की आपूर्ति करते थे। उस काल में हाथी दांत के विभिन्न आभूषण, खिलौने, घरेलू वस्तुएं आदि निर्मित की जाती थी। हाथी दांत के उद्योग को दंत वाणिज्य भी कहा जाता था या कहते थे। तत्कालीन समाज में पत्थर तोड़ने वाले पाषाण कुट्टक कहे जाते थे, जो पत्थर की कला में दक्ष होते थे। कभी कभी पत्थर को इतना नुकीला और तीक्ष्ण बना देते थे जो किसी भी जानवर को मार सकता था। पत्थर के कलात्मक स्तंभ, आधार, दीवारें, भवन, मंदिर आदि बनाए जाते थे। शाक के स्तूप में इसका सुंदर उदाहरण देखा जा सकता है। उस समय तुलिकाकार भी होते थे, जो अपनी तुलिका से विभिन्न रंगों का सामंजस्य स्थापित कर स्थापत्य, वास्तु और चित्रकला को अनुपम सौंदर्य प्रदान करते थे। स्तूपों, विहारों, भवनों और प्रसादों की दीवारों पर मेरु, सागर, झील, सूर्य, चंद्रमा, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी आदि के आकर्षण चित्र तुलित किए जाते थे। चित्रकार अपनी अद्भुत कल्पना और संयोजना से मनमोहक और अभिराम चित्रों की उद्भावना करता था। मस्तिष्क में आई हुई भावनाओं के आधार पर वह सुंदर और आकर्षक चित्र बना सकने में सफल होता था। कपड़े साफ करना और रंगना भी समाज में प्रचलित था। रंगने के पहले कपड़े को अत्यंत स्वच्छ और धवल कर लिया जाता था। अगर वस्त्र गंदा रहा तो उस पर नीला, पीला, लाल, गुलाबी आदि कोई भी रंग अपनी वास्तविक आभा नहीं चढ़ा पाता था। वस्त्रों को रंगने के अलावा बच्चों के खिलौने और गुड़ियों को भी रंगा जाता था। घट जातक से विदित होता है कि रजक वीथि सड़क होती थी जहां कपड़े धोने वाले निवास करते थे। कपड़े साफ करने वाले के लिए क्षार मतलब सोडा का प्रयोग किया जाता था। मालाकार मतलब माली विभिन्न पुष्पों की मालाएं गूंथ कर माला बनाता था, जिसमें अनेक रंग बिरंगे फूल गुथे होते थे। समाज में ऐसी मालाएं खरीदने वाले अधिकता से थे, जो पूजन और रंजन दोनों के लिए खरीदते थे। प्रायः उद्यानों से चुनकर पुष्प लाए जाते थे और तब उन्हें गूंथ कर माला की आकृति प्रदान की जाती थी। सुगंधित पुष्पों से विभिन्न प्रकार के इत्रों और तेलों का निर्माण भी किया जाता था, जिन्हें अधिकांश लोग खरीदते थे। उपर्युक्त उद्योग करने वालों के अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में वैद्य, ज्योतिषी, लेखक, गंधर्व, नर्तक मतलब नच्चगीतादि, सुकुलसला, हस्तचरीम, धनुगृह, लवण संग्रहक, नाई, सिलाई करने वाला, घास काटने वाला आदि अनेक वर्ग थे जो अपने अपने कार्य संपादित किया करते थे। कुंभकार, रथकार, कम्माकार, नापित, कोलीय, स्वर्णकार आदि अनेक औद्योगिक वर्गों का उल्लेख जैन साहित्य में भी हुआ है। परंतु आज विभिन्न प्रकार के वस्तु बुनता था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार अपने मृद भांड कुंभशाला में निर्मित करता था।
पकनशाला में उन्हें पकाता था, भंडशाला में एकत्रित करता था तथा पड़ीयशाला में उन्हें बेचता था। पड़ी पड़ी मतलब बाजार। तच्छा के रूप में रथकार लकड़ी संबंधित सभी कार्य करता था। वह हल बनाने से लेकर विभिन्न प्रकार की गाड़ियां, रथ आदि बनाता था तथा समाज में या समाज के लोगों की अनेक रूपों में सहायता करता था। उसकी समाज में प्रतिष्ठा भी थी। राज्यसभा के 4 रत्नों में वह भी एक होता था। धातुओं की विभिन्न वस्तुएं बनाने वाला लोहकार मतलब कम्माकार था, जो संडसी, जयकोट और अहिकरणी की सहायता से धातु की अनेक वस्तुएं बनाता था। सुई, पिप्पलग, पक, भल्लग, थाल, कंडय, कवलिल, तय व तवय आदि उसके द्वारा निर्मित की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। जैन साहित्य में घासकार, मालाकार, संगंधीय, नर्दिग, तैगिच्छक, कुंभलीय, लासग, हास्कर, मल, आइखग आदि अनेक व्यवसाय परक वर्गों के नाम मिलते हैं, जो अपने अपने उद्योगों में सिद्धहस्त थे। पाणिनि ने अनेक प्रकार के शिल्पों का उल्लेख किया है। उस समय हाथ से कार्य करने वाले के लिए कारी शब्द का प्रयोग होता था। काशिका में कारी का अर्थ कारुशिल्पी स्वीकार किया गया है। कौटिल्य ने भी कारी शब्द को कारू से संबद्ध माना है। कात्यायन ने भी शिल्पी के लिए कारी शब्द स्वीकार किया है। अपने कार्य में दक्ष और कुशल शिल्पी राजा से प्रशंसा प्राप्त कर राज शिल्पी के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। पतंजलि का कथन है कि राजा के यहाँ कार्य करने वाला शिल्पी साधारण जन समाज में कोई काम नहीं करता था। पाणिनि के अनुसार मिट्टी का बर्तन बनाने वाले को कुलाल तथा बर्तन को कौलालक कहा जाता था। अच्छा अर्थात बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता था। भवन, प्रसाद आदि में लकड़ी के सभा मंडप, द्वार, किवाड़ आदि बना करते थे। धनुष बनाने वाले धनुषकार होते थे। रंजक विभिन्न रंगों से कपड़े रंगता था। उस युग में लाल, नीले, पीले, गुलाबी आदि विविध रंगों से वस्त्र रंगे जाते थे। चटकीले रंग भी कपड़ों पर चढ़ाए जाते थे। हरिद्रा और महाराजन रंग भी प्रयुक्त होते थे। तत्कालीन युग में धातु और रत्न का भी काम हुआ करता था। स्वर्ण के लिए हिरण्य शब्द भी प्रचलित था। रजत, अयस मतलब लोहा, कांसा आदि विभिन्न धातुओं का उल्लेख पाणिनि ने किया है। मणि मतलब मणिक के लिए लोहित शब्द का प्रयोग होता था। शस्य मतलब पन्ना, वैदुर्य आदि रत्नों का व्यवहार तत्कालीन समाज में होता था। वस्त्र बुनने वाले के लिए प्राचीन नाम तंतुवाय का ही प्रचलन था। उस युग में बुनकर के करघे को आवाय तथा तंत्र और ढरकी को प्रवाड़ी कहा जाता था। करघे से तुरंत बुने हुए कपड़े के थान का भी उल्लेख है। अवाय वह स्थल था जहां कपड़ा बुना जाता था। सैफलिक मतलब पारिजात से रंगा हुआ, माध्यमिक मतलब चित्तौड़ का बना हुआ, साटक मथुरा का बना हुआ आदि विख्यात वस्त्रों का उल्लेख पतंजलि ने किया है, जो उस युग के समाज अत्यधिक प्रचलित थे, समाज में अत्यधिक प्रचलित थे तथा स्थान विशेष से प्रसिद्ध होने वाले
वस्त्र जन सामान्य में प्रिय थे। चमड़े की विभिन्न वस्तुएं बनाने वाला चर्मकार था। दुवाली, रस्सी, सक्तक, जूता आदि चर्मकार ही बनाता था। करमार लोहारी का काम करता था। गांव और घर के लिए अनेक उपयोगी वस्तुओं का वह निर्माण करता था। चिड़ियों का शिकार करने वाला शाकुनिक मतलब चिड़ीमार कहा जाता था। कालिका, ग्रेवेयक, ललाटिका, अंगुली हार आदि आभूषण बनाने वाला स्वर्णकार होता था, जो कसौटी पर स्वर्ण की परीक्षा करने में दक्ष होता था। पाणिनि काल में ललित कला को भी शिल्प कहा जाता था। संगीत, नृत्य, गायन, वादन आदि सभी कलाएं शिल्प के अंतर्गत आती थी। उस समय गाथक, गायन, मंडुकी, झारझरी, पाड़िग, टांडय, नर्तक आदि शिल्पों का पृथक पृथक वर्ग था। मौर्य युग तक आकर देश में अनेक प्रकार के व्यवसायों, शिल्पों और शिल्पकारों का विकास हो चुका था। अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वालों का उल्लेख हुआ है। उस समय धातु का कार्य करने वाले मतलब धातु का कार्य अपने चरम उत्कर्ष पर था। खानों की खुदाई और उससे संबंधित विभिन्न धातुओं का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हुआ है। इसकी व्यवस्था के संबंध में कौटिल्य ने विस्तार से विचार किया है। अध्यक्षों की नियुक्ति व्यवसायों के संवर्धन के लिए की गई थी। खानों से सोना, चांदी, तांबा, हीरा आदि विभिन्न वस्तुएं निकलती थी। आकराध्यक्ष अध्यक्ष मतलब परीक्षा कर खान में काम का प्रधान अधिकारी था। आकराध्यक्ष खान की प्रधान अधिकारी था। उसका प्रधान कार्य था मूल विभाग, भाजी, परिध, परीक्षा कर, अत्यय मतलब क्षतिपूर्ति कर, वह धरण, दंड, रूप मतलब मूल का 8%, रूपीक तथा विभिन्न प्रकार की खानों से उत्पन्न होने वाले 12 प्रकार की धातुओं और उन धातुओं से तैयार होने वाले माल का संग्रह करना। कौटिल्य का आगे कथन है, राजकीय धातुओं से राजकीय आकराध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि सरकारी कारखानों में तैयार धातु जनित समस्त सामानों का क्रय विक्रय संबंधी व्यापार किसी एक ही स्थान पर स्थापित करे। यदि कोई राजा से छिपाकर स्वर्ण आदि धातुओं को खान से निकाल ले, खरीदे या बेचे, तो ऐसे करने वाले को राजा दंड देता था। रत्न के अलावा यदि कोई व्यक्ति स्वर्ण आदि धातु खान से निकाले, बनाए या बेचे, तो राजा उस पर दंड लगाकर माल का जो मूल हो उससे 8 गुना वसूल करे। यदि राजा में से आज्ञा लिए बिना चोरी से अन्य खनिज पदार्थ निकाले, तो राजा उसे बंदी बनाकर उससे कड़े से कड़ा काम ले। जो लोग ऐसे अपराधी की सहायता करें, उनको भी उतना ही कठोर दंड दिया जाए, ऐसा कौटिल्य कहता है। निश्चय ही कौटिल्य ने खान संबंधी व्यवस्था में अत्यंत विचारशीलता का परिचय दिया है। मेगस्तनीज ने अस्त्र शस्त्र बनाने वाले वर्ग के लिए लिखा है कि वह वर्ग कर से तो मुक्त था, साथ ही राज्य की ओर से उसका पोषण भी किया जाता था। खानाध्यक्ष के निर्देशन में समुद्र से मोती, सीप आदि निकालने जाते थे, जिनका उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता था। सुवर्णाध्यक्ष के लिए कौटिल्य का निर्देश है कि वह सोने चांदी के अलंकार बनाने के खाने के लिए एक ऐसी अक्षयशाला बनाए जिसमें अलग अलग
कक्षों वाले 4 मंजिले भवन बने हों। सुरक्षा की सुविधा के लिए उन विशाल भवन में केवल एक द्वार हो। स्वर्णकार को यह सलाह दी गई कि वह विशिखा व सुवर्ण आदि के व्यापार के लिए निर्धारित कक्ष में कार्य करने के निमित्त क्षेपणादि शिल्प कार्यों में कुलीन और विश्वासी सरफाओं को नियुक्त करे। कौटिल्य ने स्वर्ण और उससे निर्मित आभूषणों के विषय में विशद चर्चा की है तथा स्वर्ण पर पूर्णतः राज्य का अधिकार स्वीकार करते हुए तत्संबंधित अनेक नियम बनाए हैं। उनके समय में स्वर्णाभूषण 3 स्थितियों से होकर बनता था। पहला क्षेपण कर्म, दूसरा गुण कर्म और तीसरा जो है क्षुद्र कर्म। आभूषण में कांच और मणि को जोड़ना क्षेपण कर्म था। स्वर्ण सूतों की गुथाई का काम गुण कर्म था तथा अंगूठी कूटक मतलब पहुंची आदि छिद्र कर्म करना क्षुद्र कर्म था। भारतीय आभूषणों के संबंध में मेगास्थनीज लिखता है कि वे लोग अलंकारों के प्रति अधिक रुचि रखते हैं। उनके उत्तरीय रत्नजटित स्वर्ण और आभूषण से युक्त होते थे। कौटिल्य के समय अनेक प्रकार के वस्त्र तंतु वायु बुनते थे। सौम मतलब स्थूल रेशमी वस्त्र, दुकल मतलब महीन रेशमी वस्त्र, कृमितान कंटक मतलब सूती आदि विभिन्न प्रकार के वस्त्र उस समय प्रचलित थे। कौटिल्य के अनुसार ऊन और सूत के तंतुओं का अधिकारी सूत्राध्यक्ष था जो कुशल कारीगरों का द्वारा सूत कवच और रस्सी बनवाता था। उन वकल और छाले के रेश से कपास, समेर की रुई, सन और सौम्य के सूत, विधवा, अंगहीन, अनाथ कन्याएं, सन्यासियां, अपराधनियां, वेश्याओं की वृद्धा माताएं, राजदासियां और देवदासियां काटती थीं। लगता है ऐसी अनाथ स्त्रियों की जीविका इन्हीं कार्यों को संपन्न करने से चलती थी। अर्थशास्त्र के में उल्लिखित है कि धोबी मतलब रजक काठ के तख्ते तथा चिकने पत्थर की पिटाई पर वस्त्र धोता था। अगर वह किसी कड़ी पटिया पर वस्त्र पटक कर फाड़ देता था तो उसे क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी। धोबी मुद्गर चिन्ह के अतिरिक्त और कोई चिन्ह वाला वस्त्र पहनता था तो उसे 3 पड़ का दंड मिलता था। धुलने के लिए प्राप्त कपड़े अगर वह किराए पर देता या बेचता था तो उसे 12 पड़ का दंड मिलता था। दूसरे धोबी को वस्त्र देकर अगर कोई धोबी वस्त्र बदलता था तो उसे इस अपराध के कारण राजा को दुगुना दंड देना पड़ता था तथा वस्त्र के स्वामी को वस्त्र लौटाना पड़ता था। फूल की कली के समान श्वेत वस्त्र धोकर धोबी 1 दिन के ग्राहक को दे देता था। अगर वह संगमरमर की तरह वस्त्र धोता था तो उसे 1 दिन का और समय मिलता था। प्रायः 3 दिन में धुले हुए वस्त्र ग्राहक को मिलते थे। अत्यधिक उज्ज्वल वस्त्र 4 दिन में धुलकर ग्राहक को मिलता था। ग्रीक लेखकों से विदित होता है कि उस समय पोत निर्माण की कला समाज में यथोचित रूप में विकसित थी। ऐसे पोत राज की संरक्षण में बुनते थे। वैसे ही उस युग में उत्तम काठ शिल्प ही थे जो जहाजों और नौकाओं का निर्माण करते ही थे, साथ ही लकड़ी के घरेलू सामान का भी निर्माण किया करते थे। मौर्य काल में भवन के आधार प्रायः पत्थर और ईंट के बनते थे तथा ऊपर के भाग लकड़ी के। स्टैबो ने लिखा है कि पाटलिपुत्र के चतुर्दिक लकड़ी की दीवार थी जिसमें और तीर चलाने के लिए मोखे बने थे, किंतु कौटिल्य लकड़ी के भवन निर्माण का विरोधी था क्योंकि उसमें आग लग सकती थी। मौर्य काल प्रस्तर कला के लिए अद्वितीय था।
तथा उसका सौष्ठव भारतीय इतिहास में विख्यात रहा है। पत्थर को सुंदर सुगढ़ और तीक्ष्ण रूप में काटकर भवन, प्रसाद, स्तूप, विहार और स्तंभ आदि बनाए जाते थे। अशोककालीन अनेकानेक स्तूप, स्तंभ आदि इसके ज्वलंत प्रमाण हैं, जो कालांतर में भी बनते रहे। उद्योग और व्यवसाय को समुचित और स्वाभाविक रूप से चलाने के लिए कौटिल्य ने बाधक लोगों के लिए कंटक शोधन जैसे न्यायालय की व्यवस्था की थी, जिसके माध्यम से विघ्न डालने वाले ऐसे लोगों को दंड दिया जाता था। शुंग सातवाहन युग में वाणिज्य व्यापार के अतिरिक्त अनेक प्रकार के शिल्पों का भी विकास हुआ। मनु और याज्ञवल्क्य स्मृतियां तत्कालीन आर्थिक जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालती हैं। पतंजलि के महाभाष्य से भी आर्थिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। स्वर्णकार, वर्धकी मतलब बढ़ई, लौकार लोहार, कुंभकार कुहार, पिलपिसक तेली, कासाकार कांसे के बर्तन बनाने वाले, मालाकार माली, बेसकार बांस की वस्तुएं बनाने वाले, गांधिक धानिक अनाज उगाने वाले बेचने वाले, धनक मछुए आदि विभिन्न व्यवसाय अपनाने वाले लोग निवास करते थे। इसके अलावा विभिन्न धातुओं के काम करने वाले लोग भी रहते थे। उस युग में वास्तु कलाकार भी थे, जो अपनी कला से भवन, प्रसाद, मंदिर, स्तूप तथा अनेक प्रकार की मूर्तियां निर्मित करते थे। बरहूप स्तूप, बोध गया स्तूप तथा सांची स्तूप के निर्माण का काल शुंग युग था। आर्थिक दृष्टि से गुप्तकाल वैभव और संपन्नता का काल था। उस युग में विभिन्न उद्योग और व्यवसाय अपने चरम उत्कर्ष पर थे। जनता अत्यंत संपन्न और समृद्ध थी। गुप्तकालीन स्वर्ण युग का यह भी प्रधान आधार था कि उस समय समाज अपने विभिन्न शिल्पों, उद्योगों और व्यवसायों के उत्कर्ष से अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर रहा था तथा कृषि से भी तथा राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ था। तत्कालीन साहित्य उल्लेखों से विदित होता है कि उस समय विभिन्न प्रकार के उद्योग, धंधे और शिल्प समाज में प्रचलित थे। कालिदास के ग्रंथों में विविध धातुओं और रत्नों के उल्लेख मिलते हैं। स्वर्ण, कनक सिक्ता मतलब नदियों की बालू में से निकाली गई स्वर्ण धूली, रजत चांदी, ताम्र मतलब तांबा, अयस मतलब लोहा, वज्र मतलब हीरा, पद्मराग मतलब लाल, पुष्पराग मतलब पुखराज, महानील या इंद्रनील मतलब नीलम, मरकत मतलब पन्ना, वैदुर्य मतलब बिल्लौर, स्फटिक, मणिशिला मतलब शंखमरमर आदि। तत्कालीन विभिन्न स्मृतियों और पुराणों में इसके विषय में चर्चा की गई है। वराहमिहिर ने वृत्त संहिता में 22 मणियों का उल्लेख किया है, जो देश के विभिन्न भागों में मिलती थी। स्वान ने भी अपने यात्रा विवरण में अनेक रत्नों के मिलने का विवरण दिया है। स्वर्णकार अपने विविध अलंकारों में रत्नों का उपयोग करता था। बुनकरों ने अपने अद्भुत कौशल और लग्न से तंतुवाय व्यवसाय को समृद्ध किया था। सूती, ऊनी और रेशमी सभी प्रकार के वस्त्र बुनते थे। रघुवंश से विदित होता है कि तंतुवाय वस्त्र बनाने में इतने निपुण थे कि उनके कपड़े फूंक मात्र से उड़ जाते थे। शिल्पी अनेक प्रकार के आकर्षक और मोहक निर्माण करते थे। उनके द्वारा निर्मित पट मंडप अत्यधिक कलायुक्त होते थे। उस समय ऐसे भी वर्ग थे जो व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए थे। इसके निमित्त इस वर्ग के लोग देश और विदेश में विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। सैनिक वृत्ति अपनाने वाले शस्त्र कर्म में विश्वास रखते थे तथा उसके परिवार और वर्ग के लोग यही कार्य करते थे। समाज में ऐसे लोग भी थे जो नदी, तालाब आदि में मछली पकड़ते और बेचते थे। उनका प्रधान कार्य मत्स्य बंध मतलब मछली पकड़ना था। कालिदास ने ऐसे लोगों को धीवर
धीवर अथवा जलोपजीवी कहा है। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग उन लोगों का था जो मंत्रणा आदि विभिन्न कार्यों से संबद्ध, जो राज सेवा में लगे रहते थे। वे राज के विभिन्न पदों पर कार्य करते थे, सेना राज कार्य या मंत्रणा आदि विभिन्न कार्यों से संबद्ध थे। अभिलेखों से विदित होता है कि उस समय राजपद वंशानुगत भी चलता था। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित है कि महादंडनायक हरिशेर महादंडनायक ध्रुवभूति का पुत्र था। एक अन्य अभिलेख से विदित होता है कि मंत्री पृथ्वीसेन मंत्री शेखर स्वामी का पुत्र था। इस प्रकार के अनेक गुप्तकालीन उदाहरण मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि राज सेवा वंशानुगत चली आती थी। शिक्षा और अध्ययन का कार्य करने वाले लोग थे जो उसी में रुचि रखते थे। इसी प्रकार पौरोहित कर्म करने वालों का वर्ग थी जो धार्मिक कार्य संपन्न करते थे। वास्तुकार अपने शिल्प से सुंदर और आकर्षक वास्तुकला का निर्माण करता था तथा गुप्तकालीन या गुप्त युगीन वास्तुकला का विकास ऐसे ही कुशल और प्रवीण वास्तु शिल्पियों द्वारा हुआ है। इस युग की मिली हुई विभिन्न आकृतियां उस युग के कलाकारों की अद्भुत कल्पना और संयोजना का दिग्दर्शन करती हैं। अजंता, एलोरा, बाग आदि की गुफाओं की कला उस युग के शिल्पियों की महान देन है। गुप्त युग धातु से के काम में भी अग्रणी था। मेहरौली का लौ स्तंभ रेख मतलब मेहरौली का जो लोहे का स्तंभ आज भी बिना जंग लगे खड़ा है। हजारों वर्ष से उस पर हवा, पानी, धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गुप्तों की स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्रा भी उनके धातु विज्ञान के विकास का परिचय देती है। साथ ही उन पर बनाई गई स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, विविध आयुधों की आकृतियां उनकी सुंदर कला का परिचायक है। उस युग में चर्मकार विभिन्न प्रकार के चमड़े की वस्तुएं बनाते थे। तत्कालीन मूर्तियों और चित्रों से अनेक आकर्षक जूतों का पता चलता है। पूर्व मध्य युग तक आकर समाज में विभिन्न उद्योग धंधे विकसित हो गए थे तथा उनके माध्यम से लोग मनोनुकूल धंधा अपनाकर अपना जीवन यापन करते थे। मेधातिथि के अनुसार उस समय भी विविध परिधान कपास, ऊन और रेशम के तंतुओं से बनते थे। सोमेश्वर ने राजा के उपयोग में आने वाले विभिन्न परिधानों का उल्लेख किया है, जिससे यह विदित होता है कि तत्कालीन समाज में ऐसे व्यवसायियों का महत्व था। मार्को पोलो और साचो जुकुआ के विवरणों में भी अनेकानेक भारतीय वस्त्रों के संदर्भ हैं। सोमदेव ने अनेकानेक वस्त्रों का उल्लेख किया है, जिससे लगता है कि उस समय वस्त्र उद्योग अत्यंत विकसित था। खजुराहो, भुवनेश्वर, कोणार्क आदि मंदिरों की विभिन्न इस मूर्ति के वस्त्राभूषण तत्कालीन जीवन की भुवनेश्वर, कोणार्क आदि मंदिरों के विभिन्न मूर्तियों के वस्त्राभूषण तत्कालीन जीवन की समृद्धि के प्रतीक हैं। वस्तु और शिल्प भी उस युग की अद्वितीय कला थी। मंदिरों की बनावट विभिन्न देवी देवताओं, पशु पक्षियों, अस्त्र शस्त्र, वाद्य यंत्र आदि के रेखांकन समयुगीन जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं। साथ ही वास्तुकार की अद्भुत कल्पना और कला का परिचय भी कराते हैं। मन और मस्तिष्क के विलास युक्त पक्ष का जितना सुंदर और अभिव्यक्तिकरण तदयुगीन कलाकृतियों में हुआ है उतना साहित्य में नहीं हो सका। पूर्व मध्य युग में भी धातु की अनेक वस्तुएं बनती थी। स्वान च्वांग ने लिखा है कि नालंदा में राजा पुरुवर्मा द्वारा बनाई गई तांबे की बुद्ध की मूर्ति 80 फुट ऊंची थी। नालंदा में राजा पुरुवर्मा द्वारा बनाई गई तांबे की बुद्ध की मूर्ति 80 फुट ऊंची थी। वहां मंदिर का निर्माण शिलादित्य ने कराया था, जो 100 फुट ऊंचा था। कालांतर में राजा भोज ने धारा नगरी में
50 फुट ऊंचा लोहे का स्तंभ बनवाया था, जो इन दिनों 3 भागों में टूटा हुआ पड़ा है। राजा राज्य चोल ने तंजौर के मंदिर के शिखर ढकने के लिए 3083 पल वजन का ताम्र कलश दान में दिया था। उस युग में सोने, चांदी तथा अन्य धातुओं की विभिन्न वस्तुएं बनती थी, जिसमें राज सिंहासन, मूर्तियां तथा अन्य घरेलू सामान और आभूषण भूषण होते थे। महमूद गजनवी के दरबारी लेखक अल उतबी ने तारीख यामिनी में लिखा है कि मथुरा नगर के दोनों ओर मंदिरों से सटे हजारों गिरी थे, जो सब ऊपर से नीचे तक लोहे की छड़ों से जड़े हुए थे। भारतीय अभियंता धातु की इस प्रकार की छड़ें बराबर बनाते थे, जो 17 फुट लंबे और 20 इंच घेरे के होते थे। इस प्रकार की लोहे की छड़ें भुवनेश्वर और कोणार्क मंदिरों में भी लगी हुई है, जिनकी औसतन लंबाई 21 फुट है। तत्कालीन युग की सबसे लंबी लोहे की छड़ 35 फुट की मिली है, जिसकी गोलाई 7 से लेकर 7.5 इंच तक है और वजन 6000 पाउंड। इस युग में लोहे के जलपोत भी बनते थे, जिनका समर्थन केशव सेन की इगलीय पूरे प्लेट से होता है, अभिलेख से होता है। अल-बिरूनी ने तांबे की मूर्ति का उल्लेख किया है। वह लिखता है, थानेश्वर नगर के प्रति हिंदुओं के हृदय में असीम श्रद्धा है। उस स्थान की मूर्ति का नाम चक्रस्वामीन है। यह तांबे की और लगभग मनुष्य की कद की है। उसने धातु के खड़क, बाण, भाले आदि का भी विवरण दिया है। हेमचंद्र ने स्वर्णकार, कर्मकार, तक्षास्कर आदि धातुओं का काम करने वाले लोगों का उल्लेख किया है। कर्मार विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाता था। भारत में अनेक प्रकार के खड़क बनाए जाते थे। अल उतबी लिखता है कि आनंदपाल के पुत्र ब्राह्मणपाल के सैनिक श्वेत खड़क, नीला भाला, पीतवर्ण का कवच धारण करते थे। श्वेत लोहा अकलूस इस्पात मतलब स्टेनलेस स्टील की तरह होता था, जो उस समय लोहे की अत्युत्तम कोटि मानी जाती थी। भोज के समय बनारस, मगध, नेपाल, सौराष्ट्र और कलिंग खड़क बनाने के लिए ख्यात थे। इस संबंध में सारंगधर का भी उल्लेख समान है, जिसके अनुसार खट्ट या खट्टर, रसिक, बंग, सुरपारक, विदेह, मध्यम ग्राम, चेदी देश, सहग्राम और कालंजर इसके प्रधान केंद्र थे। अग्नि पुराण से विवृत है कि खट्टर के खड़क बहुत ही अच्छी किस्म के होते थे। सूरापाक के खड़क अत्यंत शक्तिशाली एवं अंग और बंग अत्यधिक तीक्ष्ण थे। लोहे के साथ साथ तांबे भी महत्वपूर्ण धातु थी। पहली सदी में पेरिप्लस के समय यह भड़ोच से बाहर के देशों के लिए भेजा जाता था। वहीं थाना नामक बंदरगाह भी था, जहां से तांबे का निर्यात किया जाता था। धातुओं को प्रयोग में लाने के पहले उन्हें स्वच्छ और साफ किया जाता था और तब उनकी अनेकानेक वस्तुएं बनती थी। स्वर्ण, रजत और लौह, ताम्र, सीसा, टीन आदि के अतिरिक्त तत्कालीन समाज में पारा भी प्रचलित था। इस प्रकार प्रकट है कि समाज में धातुओं का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से था। खानों से
धातुओं को खोद कर निकालना, रासायनिक क्रियाओं से उन्हें साफ और स्वच्छ करके मनुष्य के उपयोग के योग्य करना, उनसे विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी धातुएं बनाना और उन वस्तुओं को देश के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाना धातु संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। खानों से संबंधित श्रमिकों और अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके कार्यों की देखभाल भी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत थी। विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य रत्न भी खानों से ही निकालते थे, जिनको तराश और धवल करके आकर्षक बनाया जाता था। कौटिल्य के अनुसार खानों की मरम समस्त व्यवस्था को देखने वाला अधिकारी आकराध्यक्ष कहा जाता था, जो धातुओं और रत्नों से संबंधित समस्त व्यवस्था का निर्देशन करता था। पूर्व मध्य युग तक धातु और रत्न का जो उद्योग विकास की चरम सीमा पर पहुंच गया था, विनिमय के लिए उनकी मुद्राएं ही नहीं बनती थी, बल्कि विभिन्न प्रकार के घरेलू पात्र, अनेक तरह के युद्धक अस्त्र शस्त्र, भवनों, मंदिरों में अनेक रूपों में उपयोग, रत्न जटित विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण तथा रत्न वाहनों आदि में इनका संयोग भी होता था। हेमचंद्र के अभिधान चिंतामणि, द्वयाश्रय महाकाव्य आदि ग्रंथों से इसकी पुष्टि होती है। आंतरिक व्यापार या वाणिज्य भारत के सामाजिक उत्कर्ष में प्रधान आर्थिक तत्व वाणिज्य का सर्वाधिक महत्व था। वार्ता के अंतर्गत कृषि और व्यवसाय के साथ वाणिज्य का भी योग था, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन को सबल और शक्त बनाता था। वैदिक काल के पूर्ववर्ती समाज में व्यापार अथवा वाणिज्य का कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ था। उस समय आर्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे। वे केवल कृषि और व्यवसाय का विकास करते हुए अपने ग्रामों और समाज की स्थापना में तत्पर थे। अतः वह युग विभिन्न उद्योग धंधों और शिल्प व्यवसायों के प्रारंभिक विकास का युग था। कालांतर में उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जब उनके समाज और कृषि व्यवसाय का उत्कर्ष हुआ, तब उन्होंने नगरों की स्थापना की तथा उन्हें विभिन्न रूपों में संयोजित किया। नगरों में कृषि से उत्पन्न अन्नों और व्यवसायों से निर्मित वस्तुओं का आना प्रारंभ हुआ, जो तत्कालीन समाज के नागरिकों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इस प्रकार वस्तुओं के क्रय विक्रय से व्यापार का उदय तथा व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वे रथ, घोड़े, बैलगाड़ी, ऊंट, हाथी आदि का उपयोग करते तथा अभिष्ट स्थानों के लिए प्रयाण करते थे। नाव की सहायता से भी वे अपने मालों तथा पदार्थों को नदी के रास्ते दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। वस्तुओं के क्रय विक्रय में मोल भाव करते हुए मूल्य आंके जाते थे तथा समुचित मूल्य मिलने पर वस्तुओं को बेचा जाता था। इस प्रकार के कतिपय संदर्भ वेदों में मिलते हैं, जो तत्कालीन व्यापारिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। ऋग्वेद में व्यापार करने वाले को पड़ी, वाणिज और वणिक कहा गया है। पड़ी लोग अधिक धन अर्जन के निमित्त सामान से लदे अपने जहाजों को दूर दूर तक ले जाते थे। उस युग में पदार्थों का आदान प्रदान भी होता था। एक मंत्र से ज्ञात होता है कि 10 गायों को देकर इंद्र की प्रतिमा ली गई थी। उस समय हाट मतलब बाजार में भाव ताव के आधार पर सौदा पक्का किया जाता था। एक दूसरे मंत्र से विदित होता है कि एक व्यक्ति ने कम मूल्य मतलब कनीय वस्तु पर अधिक मूल्य की वस्तु बेच दी, परंतु क्रय करने वाले के पास जाकर वह पुनः कहता है कि वस्तु नहीं बिकी। अविकृत कम मूल्य पर वस्तु बेचने के कारण वह मूल्य नहीं बढ़ा सकता था। भूयसा किन्यो न अरिरेचित, मूल्य पर कम हो गया या अधिक,
एक बार बिक जाने पर उस मूल्य को दक्ष विक्रेता और दीन क्रेता दोनों स्वीकार करते थे। उस समय 8वें और 16वें भाग के रूप में मूलधन का ब्याज लिया जाता था, मूल भी लौटा दिया जाता था। मूल भाव के आधार पर वस्तुओं के क्रय विक्रय का उल्लेख अथर्ववेद में भी होता है या हुआ है। नगरों का सर्वप्रथम स्थापन और विकास पश्चिमोत्तर प्रांत में ही हुआ, क्योंकि आर्य पहले पहल वहीं आए थे, बसे थे और उन्होंने वहीं विभिन्न निर्माण कार्य किए थे। पाणिनि के काल तक आकर प्रतिचय अंचलों में भी अनेक नगर बसे। तक्षशिला और हस्तिनापुर जैसे नगर ऐसे ही थे। बौद्ध युगीन भारत में अनेकानेक नगरों का विकास हुआ तथा इसके साथ ही व्यापार का भी विस्तार हुआ। व्यापार और वाणिज्य से संबंधित लोगों को वणिक अथवा वणिज बाद में भी कहा जाता था। विभिन्न स्थानों के अलग अलग व्यापारी होते थे। मद्र देश का व्यापारी मद्रवाणिज, गांधार देश का व्यापारी गांधार वाणिज, कश्मीर का व्यापारी कश्मीरी वाणिज के नाम से जाना जाता था। जो व्यापारी प्रधान रूप से थोक वस्तुओं का क्रय विक्रय करता था वह क्रय विक्रयिक के नाम से अभिहित था। उस युग में ऐसे भी व्यापारी थे जो व्यापार में अपना धन लगा तो देते थे, किंतु उसकी व्यवस्था और देखभाल में यह कोई आवश्यकता नहीं था कि वे स्वयं निर्देशन करते रहे। इस प्रकार के व्यापारियों को वनिष्क संज्ञा दी गई। वसिन्क उसको भी कहा जाता था जो सकटों पर माल लाद कर बेचने के लिए जाता था। जाते समय वह द्रव्य कहा जाता था। जब वह अपने माल को बेचकर लौटता था तब वह स्वसनिक कहा जाता था। तत्कालीन समाज में सांस्थानिक नामक व्यापारी भी थे, जिन्हें परवर्ती कालीन सार्थवाह नामक व्यापारी से समीकृत किया जा सकता है। अर्थात सार्थकवाह व्यापारी को पूर्व काल में सांस्थानिक कहा जाता था। इसके अतिरिक्त प्रास्तारिक और काठिनिक नामक व्यापारियों के प्रकार थे। प्रस्तारिक व्यापारी खनिज वस्तुओं का व्यापार करते थे और काठनिक व्यापारी बांस, बल्बज, बाघ मतलब वर्द आदि का। वस्तुओं के विक्रय के अनुरूप व्यापारियों के भी नामकरण होते थे, जैसे अश्व का व्यापार करने वाला अश्ववाणिज तथा गौ का व्यापार करने वाला गोवाणिज। कभी कभी स्थान के नाम पर भी व्यापारियों के नाम होते थे। उदाहरण के लिए कश्मीरी वाणिज, मद्र वाणिज, गंधार वाणिज आदि। परम वाणिज अथवा उत्तम वाणिज कहे जाने वाले अन्य व्यवसायियों से श्रेष्ठ होते थे तथा प्रायः दूर स्थानों से आकर व्यापारी वाणिज्य कार्य किया करते थे। विदेह के रहने वाले व्यापारी कश्मीर और गंधार में जाकर, मगध के व्यापारी सुदूर पश्चिम सवीर देश में तथा वाराणसी के व्यापारी उज्जैन या श्रावस्ती में जाकर व्यापार करते थे। दुकान अथवा बाजार के लिए आपड़ शब्द का व्यवहार किया जाता था। बाजार या दुकान के माध्यम से जो वस्तुएं बेची जाती थी वे पड़ या पड़तव्य के नाम से अभिहित थी। पड़ शब्द कालांतर में भी व्यवहित होता रहा। अपने अपने मालों और भांडों को लेकर व्यापारी दूर दूर तक जाते थे, व्यापार करते थे, धन प्राप्त करते थे और अपने घर की ओर लौटते थे। जातकों से विदित होता है कि व्यवसाय के अनुरूप विभिन्न विधियां बनी थी। बाजारों में कपड़े, रत्न, तेल, अन्य साहक, रत्न, सोना, चांदी, आभूषण आदि का क्रय विक्रय होता था। मांस, शराब, अस्त्र एवं दासों के क्रय विक्रय भद्र एवं विशिष्ट जनों के सम्मुख नहीं किए जाते थे। सभ्य और भद्र प्रायः ऐसे व्यापार से विलग रहता था और ऐसे व्यापारिक स्थलों पर नहीं जाता था। साग सब्जियां और खाद्य सामग्री नगर के द्वार पर ही विक्रय हेतु आती थी, जहां से वे अपने आवश्यकता अनुसार लोग खरीद कर ले जाते थे। सुनागार, पानागार, सुरापड़ आदि नगर के द्वार के निकट ही होते थे।
बाजार नगर के भीतर होता था। नगर वीथियों के दोनों किनारों पर आपड़ मतलब दुकान में रहा करते थे, जिनमें नगर वासियों की आवश्यकता अनुसार विक्रय की निमित्त वस्तुएं सजाकर रखी रहा करती थी। कभी कभी व्यापारी अपनी वस्तुओं को वीथियों में रखकर नगर में घूम घूम कर फेरी लगाते हुए बेचता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। ऐसा व्यापारी अपनी वस्तुओं को गाड़ी पर रख कर ले आता और ले जाता था। निगम, ग्राम और नगर जैसे स्थान व्यापार के केंद्र होते थे, जहां छोटे बड़े सभी व्यापारी खरीद बिक्री के लिए जाते थे। भाव ताव और पारस्परिक स्वीकृति के पश्चात ही वस्तुएं बेची और खरीदी जाती थी। घोड़े, हाथी, रत्न आदि को खरीदने के लिए ऐसे व्यक्ति राजाओं के यहाँ भी हुआ करते थे, जो वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते थे। उस समय के समाज में छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यापारी थे, जो अपने अपने व्यापार से संतुष्ट थे। थोक और फुटकर दोनों प्रकार के क्रय विक्रय होते थे। छोटे व्यापारी बहुधा घूम घूम कर फेरी लगाते हुए अपने सामान फुटकर बेच देते थे, तथा बड़े व्यापारी एक ही स्थान पर थोक और फुटकर विक्रय किया करते थे। समाज और राज्य में बड़े और समृद्ध व्यापारियों का विशिष्ट और श्रेष्ठ स्थान था। सर्वत्र उनकी प्रतिष्ठा और महत्ता थी। व्यापारी समुदाय के सम्मानित सदस्य को गृहपति, कुटुंबिक और श्रेष्ठी कहते थे। व्यापारियों में जो श्रेष्ठ था वही श्रेष्ठी मतलब आधुनिक सेठ था। समाज और राज्य में श्रेष्ठी का महत्व था। वह अपने वर्ग के साथ साथ राज्य की समृद्धि में भी संलग्न रहता था। राज दरबार में वह अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए सम्मानित और प्रतिष्ठित सदस्य के रूप में रहता था तथा कतिपय निर्णयों में भागीदार होता था। राजपुठान में वह सम्मिलित होकर विचारणीय विषयों पर अपना मत व्यक्त करता था। आवश्यकता पड़ने पर किन्हीं गंभीर समस्याओं के कारण वह दिन में अनेक बार राजा के यहाँ जाता और विचार विमर्श करता। व्यापारियों की समस्या का समाधान और उनके हितों की रक्षा श्रेष्ठी ही किया करता था। जब कभी वह संसार त्याग, यात्रा और धन दान करने की अभिलाषा व्यक्त करता था तो राजा से अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा होती थी। श्रेष्ठी का पद उत्तराधिकार के अनुसार वंशानुगत था, जो पुत्र को पिता के मरणोपरांत प्राप्त होता था। इस प्रकार श्रेष्ठी अपने वर्ग और समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य के व्यापार संबंधित कार्यों में भी सहयोग प्रदान करता था। बौद्ध युग में व्यापार और वाणिज्य की यथेष्ट उन्नति हुई थी। फलस्वरूप व्यापारी वर्ग अत्यधिक संपत्तिशाली हो गया था। उस युग में आज की तरह कुछ ऐसे भी व्यापारी थे जो अधिक लाभ की इच्छा से 200 से लेकर 400% तक लाभ कमाना चाहते थे। इस प्रकार के लोगों की संख्या तत्कालीन समाज में बढ़ गई थी। कतिपय सेठ 32 से लेकर 80 करोड़ तक के स्वामी होते थे। जातकों से ऐसा भी विवरण मिलता है कि कुछ व्यापारी अधिक लाभ कमाने के मोह में अनैतिक माध्यम को अपनाते हुए राज कर्मचारियों को घूस देते थे और अधिकाधिक धन कमाते थे। एक जातक में उल्लेखित है कि एक सेठ ने 20,000% लाभ प्राप्त किया था, जिसमें 1,000 कर्सापड़ गाड़ी पर रखने, ले जाने, रक्षकों और प्रतिहारों को घूस देने में व्यय किया था। मूल्य निश्चित करने वाले राज्य के अधिकारी भी घूस लिया करते थे। उस समय देश में चोरों और डाकुओं की भी संख्या बढ़ गई थी, अधिक थी, जो व्यापारियों की समय समय पर लूटते थे, व्यापारियों को समय समय पर लूटते थे। उस समय में कहीं कहीं पूरा गांव ही डाकू का होता था, जिसमें प्राय 500 तक डाकू रहा करते थे। जाने वाले व्यापारियों को वे मार्ग में लूट लेते थे। इस प्रकार के डाकू धन के साथ साथ स्त्रियों को भी उठा ले जाते थे। कभी कभी वे दुकानों को भी लूट लेते थे। लूटपाट करने के लिए वे प्रायः रात में घुमा करते थे। मौर्य युग में व्यापार और वाणिज्य का अभूतपूर्व विकास हुआ था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में तत्कालीन आर्थिक जीवन और व्यवस्था का चित्रण किया है। उनके अनुसार व्यापार के निमित्त बाजार में बेची जाने वाली वस्तु पण्य कही जाती थी तथा व्यापार की देखभाल के लिए राज्य की ओर से जो सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त किया जाता था उसे पड़ाध्यक्ष की संज्ञा दी गई थी। वह वाणिज्य संबंधित नीतियों और व्यवस्थाओं का पूर्ण ज्ञाता होता था तथा बाजार की व्यवस्था के संबंध में उसके अधिकार व्यापक और विस्तृत थे। कौटिल्य
का कथन है कि पराध्यक्ष स्थल और जल में उत्पन्न एवं स्थल पथ और जल पथ से आने वाली सभी वस्तुओं के मूल में तारतम्य रखता था। साथ ही उन वस्तुओं की लोकप्रियता और अप्रियता के आधार पर न्यूनाधिक परिणाम में उनका संग्रह करवाता था। यह कुशलतापूर्वक अपने यहाँ की संग्रहित वस्तु को दाम चढ़ाकर बेच देता था तथा बिक जाने के पश्चात वह दाम घटा देता था। अपनी भूमि में उत्पन्न राज की पड़ी वस्तुओं को एक ही स्थान पर बेचता था तथा अन्य देशों को उत्पादित सामानों को विभिन्न स्थानों में बेचने को प्रबंध करता था। इन दोनों प्रकार की वस्तुओं के क्रय विक्रय में राजा अपनी प्रजा के लाभ का सर्वदा ध्यान रखता था। यदि प्रजा को किसी प्रकार की हानि होती थी और राजा को लाभ होता था तो उस लाभ के प्रकार को राजा त्याग देता था। स्वाभाविक रूप से नित्य प्राप्त होने वाली वस्तुओं की बिक्री पर वह अंकुश लगाता था और उन वस्तुओं के अधिक से अधिक एकत्र हो जाने का कोई कारण नहीं उत्पन्न होने देता था। कौटिल्य के विचार के अनुसार व्यापार पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। व्यापारियों के अनुचित लाभ पर राज्य का अंकुश था। स्वदेशीय वस्तुओं को प्रश्रय प्रदान करने के विचार से बाजार में अपने देश की वस्तुओं को एक ही स्थान पर पहले बिकवाने का राज्य का उत्तरदायित्व होता था। पर्ण का जब कभी बहुत अधिक बाहुल्य हो जाता था तो पराध्यक्ष देश में कृत्रिम कमी का वातावरण बनाकर आसपास के सभी पण्य अपने अधिकार में करके मूल्य बढ़ा देता था। उत्पादन का मूल्य आते ही वह पुनः मूल्य गिरा देता था, जिससे प्रजा को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। शीघ्र ही खराब होने वाले माल को जल्दी बिकवाने का प्रयास किया जाता था तथा ठीके को बार बार परिवर्तित नहीं किया जाता था। बाजार में जब राज्य का बड़ स्पर्धा के कारण रुका रहता था तब वैदिकों मतलब व्यापारियों द्वारा एक ही मूल्य पर उन्हें बेचा जाता था। पराध्यक्ष नामक अधिकारी राजकीय अधिकारी खनिज पदार्थ, राजकीय भूमि और शिल्प केंद्रों से उत्पन्न वस्तुएं तथा नमक आदि पर नियंत्रण रखता था और उत्पादित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था। राज्य की जनता को कम से कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए वह सर्वदा प्रयत्नशील रहता था। राजाज्ञा प्राप्त होने पर ही व्यापारी अपना नया व्यापार प्रारंभ कर सकता था। इसी प्रकार दुकानदार को भी दुकान खोलने के लिए राज्य से आज्ञा पत्र लेना पड़ता था। स्पर्धा के कारण अगर वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाता था तो वह अधिक मूल्य शुल्क के साथ राजकोष में जमा करवा लिया जाता था। अतः व्यापार पर राज्य का पूर्ण रूपेण अंकुश था। कोई भी व्यापारी कम या अधिक मूल्य नहीं ले सकता था। जो मूल्य राज्य द्वारा निर्धारित कर दिया जाता था वही निश्चित माना जाता था एवं उससे अधिक मूल्य ग्रहण करने वाले का माल राज्य द्वारा छीन लिया जाता था। प्रायः सभी वस्तुएं उत्पादन स्थल पर ही बेची जाती थी, उसके बाहर नहीं। कौटिल्य के इस मत का समर्थन मेगास्थनीज के कथन से भी होता है, जिसके अनुसार बिक्री के लिए आई हुई सभी वस्तुओं का परीक्षण किया जाता था। तत्पश्चात उन वस्तुओं को मुहर बंद कर बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाता था, जहां सभी वस्तुओं का मूल्य पहले से निर्धारित रहता था। मौर्य युग में पर्ण संबंध, चुंगी तौल माप, विदेशी व्यापार आदि का निरीक्षण क्रमशः शुल्काध्यक्ष, पोताध्यक्ष और अंतपाल किया करते थे। संस्था अध्यक्ष नामक अधिकारी वस्तुओं को गोदाम में रखने और बेचने की व्यवस्था करता था। जो व्यापारी घटिया और सारहीन वस्तु को अच्छा कहकर बेचता था, कम कीमत वाली दूसरे देश की बनी हुई वस्तु को किसी अन्य देश का बताकर बेचता था, कृत्रिम हीरा मोती आदि रत्नों में चमक पैदा करके उन्हें बहुमूल्य रत्न के भाव से बेचता था, घटिया सामग्री को बढ़िया में मिलाकर और उत्कृष्ट सामान रखने वाली पिटारी में निकृष्ट सामग्री रखकर बेचता था। उस व्यापारी को 54 पर्ण का दंड देना पड़ता था। 54 पर्ण का दंड देना पड़ता था पकड़े जाने पर। अपनी इन्हीं प्रवंचनाओं और दुष्प्रवृत्तियों के कारण व्यापारी चोर न होकर भी चोर कहा जाता था। राजा ऐसे वंचकों से पीड़ित जनता की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहता था।
अर्थशास्त्र के वर्णन से स्पष्ट होता है कि व्यापारियों को प्रजा से अनुचित लाभ उठाने से वंचित रखने का राज्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता था। राज्य द्वारा निश्चय किए गए मूल्य से ज्यादा मूल्य लेना अपराध माना जाता था। प्रायः यह सर्वदा ध्यान रखा जाता था कि वस्तुओं के मूल्य घट बढ़ न सके, इसलिए व्यापारी जहाँ बैठकर व्यापार करता था वहाँ एक सरकारी व्यक्ति बैठकर विक्रय का निरीक्षण किया करता था। कौटिल्य ने ऐसी भी व्यवस्था दी थी कि अगर सभी व्यापारी मिलकर माल को रोक ले और उचित मूल्य पर क्रय विक्रय करें तो उनमें प्रत्येक पर 1,000 पर्ण का अर्थदंड लगा देना चाहिए। उस समय खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर भी प्रतिबंध था तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। सुगंधित वस्तुएं, औषधि द्रव्यों, तेल, घी, नमक आदि में मिलावट करने पर 12 पर्ण का अर्थदंड दिया जाता था। 12 पर्ण का किसी व्यापारी द्वारा तौल में गड़बड़ी करने पर अथवा कम तौलने पर राज्य की ओर से दंड की व्यवस्था की गई थी। अपने हाथ की कला से या बटकरा बदलकर पर्ण का अष्टांश भी कम तौलने वाले व्यापारी को 200 अर्थदंड देना पड़ता था। इससे अष्टमांश से अधिक कम तौलने वाले को और अधिक अर्थदंड देना अपेक्षित था। महाकाव्यों से भी वाणिज्य के विकास क्रम की सूचना मिलती है और रामायण में एक स्थल पर राम ने भरत को कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य की हित रक्षा करने के लिए सलाह दी है। यही नहीं, महाभारत में भी कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य को लौकिक जीवन पर आधार स्वीकार किया गया है। राज के निर्देशन में वाणिज्य का यथेष्ट उत्कर्ष हुआ था। रामायणकालीन जनपद के वणिक व्यापार के हेतु दूर दूर तक जाते थे। उस समय अनेकानेक वस्तुओं का उत्पादन होता था तथा उनके व्यापार के लिए व्यापारी दूर दूर बाजारों में जाकर अपनी वस्तुओं को बेचता था। कभी कभी राजसु, अश्वमेध आदि यज्ञों के समय पर विभिन्न वस्तुओं के उपहार अधीनस्थ राजाओं द्वारा अपने सम्राट को प्रदान किया जाता था या किए जाते थे। उस काल में कंबोज, वहिलिक और वनायु देश के अश्व तथा विंध्य क्षेत्र के हाथी प्रसिद्ध थे। अनेक प्रकार के रत्न भी समाज में प्रचलित थे। महाभारत के वर्णन के अनुसार पांडवों को मिलने वाले उपहारों में पूर्वी देशों के हाथी, कंबोज, गंधार, वैलिक और प्रयाग ज्योतिषपुर के अश्व, पश्चिम क्षेत्रों के ऊंट, कंबोज के ऊनी वस्त्र, वाहिलिक और चीन के रेशमी वस्त्र, अपरांत और पूर्वी क्षेत्र के सूती वस्त्र, प्रयाग ज्योतिष, अपरांत और पूर्वी क्षेत्रों के आयुत्र, पांड्य और मलेच्छ देशों के मोती तथा सिंधु देश के शाली सम्मिलित थे। विविध खाद्य सामग्री, वस्त्र, आभूषण, पशु आदि के अतिरिक्त दैनिक घरेलू वस्तुओं का भी क्रय विक्रय हुआ करता था। पतंजलि के व्यापारिक वस्तुओं के लिए पर्य शब्द पतंजलि ने व्यापारिक वस्तुओं के लिए पर्य शब्द का व्यवहार किया है और बाजार के लिए आपण का। उस समय विक्रयार्थ आई हुई वस्तुओं को क्रय कहा जाता था। पर्य वस्तुओं में सभी प्रकार के खाद्य, खाद्यान्य, पेय मतलब शाक, पेय, वस्त्र, सुगंध, अलंकार, मूर्तियां, माल्य, संगीत सामग्री, राग मतलब रंग, चर्म, पात्र, पशु, औजार, धातु निर्मित वस्तुएं, तुला, वाहन आदि सम्मिलित थे। वस्तु के निर्माण में जो लागत लगती थी वह मूल्य कही जाती थी और उसके मूल्य के अतिरिक्त जो प्राप्त होता था वह लाभ अनाम्य अथवा अभिभवनीय मूल्य को अव्यय की संज्ञा दी गई। पदाधिकों के उद्भव का कारण मूल माना गया था, उसे मूल के संयुक्त किया गया था। मूल्य ही मूल को सगुण करता था। अतः पट मूल के समान मूल था, जिसका अर्थ था उत्पादन के साधन फल। क्रय विक्रय के लाभ पर अपनी आजीविका निर्भर करने वाला व्यक्ति वसनिक कहा जाता था। गुप्त युगीन आंतरिक व्यापार सृष्टि, सार्थवाह, कुलिक
और निगम के माध्यम से संगठित और व्यवस्थित होता था। विभिन्न वस्तुएं क्रय और विक्रय की जाती थी तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती थी। ऐसे व्यापारी जो अपनी वस्तुओं को घोड़ों, बैलों और अन्य पशुओं या रथों पर लाद कर समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाते आते थे तथा क्रय विक्रय करते थे, सार्थ के नाम से विख्यात थे। कभी कभी उन्हें सांगात्विक भी कहा जाता था। उन व्यापारियों के नेता को सार्थवाह के नाम से अभिहित किया गया था, जो व्यापारियों के समूह को नेतृत्व करता था। सार्थ में सम्मिलित होकर चलने वाले भागीदार होते, मतलब व्यापारियों के बीच पारस्परिक मैत्री होता था तथा लाभ हानि के लिए सभी समान रूप से भागीदार होते थे और नियमों के अनुसार आबद्ध रहते थे। सार्थ में 5 प्रकार के लोग थे। पहला, मंडी सार्थ, मतलब व्यापारिक सामान और माल लाद कर सम्मिलित होने वाले व्यापारी। दूसरा, बहुलिका, मतलब घोड़े, बैल, ऊंट आदि वाहन। तीसरा, भारवाह, माल ढोने वाले लोग। चौथा, औदारिका, मतलब आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाले लोग। पांचवा जो था, कापड़िका, मतलब कापड़िक, मतलब कारपटिक, मतलब साधु और भिक्षु। उस युग में बाजार को बिपणी की संज्ञा दी गई, जहां क्रय विक्रय के लिए अनेक वस्तुएं इकट्ठी होती थी। लोहे को तपाकर अनेक वस्तुएं बनाई जाती थी, जिसकी मांग समाज में बराबर हुआ करती थी। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी बिकते थे। इस अस्त्रों को उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति जैसे अनेक स्तंभ लेखों, अभिलेखों और साहित्यों में हुआ है। क्रय करने के लिए निष्क्रय शब्द का व्यवहार किया जाता था। पर्यवीथी, मतलब सड़क थी। अमरकोश में सड़क के दोनों ओर की दुकानों का उल्लेख है। भीटा के उत्खनन से गुप्त युगीन जो अवशेष मिले हैं, उनमें सड़क है जिनके दोनों ओर दुकानें हैं। रघुवंश में विवृत है कि अयोध्या के बाजारों के लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे और तत्पश्चात नावों से सरयू के उस पार जाते थे अथवा नदी के किनारे किनारे जाते थे। पूर्व मध्य युग में भी व्यापार का विस्तार पूर्वक था। व्यक्ति की आवश्यकताओं की विभिन्न वस्तुएं उत्पादित की जाती थी, जिन्हें बाजारों और हाटों में लाकर बेचा जाता था। स्वांग ने समकालीन भारतीय व्यापार और वाणिज्य का चित्रण किया। उसके समय में भारतीय व्यापार अत्यंत विकसित था। दूर दूर के व्यापारी नगरों में आकर क्रय विक्रय करते थे तथा वे अपने माल सुदूर प्रदेशों तक बेचते थे। उस समय भी विभिन्न व्यापारी संगठन थे तथा वे अपने संगठन थे जो व्यापारियों के हित के कार्य किया करते थे। उस समय के लेखों से हट्टपति, सलिक, तारिक आदि विभिन्न राज पदाधिकारियों का संकेत मिलता है। हट मतलब बाजार में विभिन्न स्थानों के व्यापारी आकर इकट्ठे होते थे, जहां मार्ग के दोनों ओर दुकानें होती थी। विभिन्न वस्तुएं सजाकर रखी रहती थी और वहां क्रय विक्रय का सिलसिला बना रहता था। अनेक पशु भी विक्रय हेतु नगरों में लाए जाते थे। मछुए मछलियां पकड़ते थे, जिनको बाजार में लाकर बेचते थे। कश्मीर और सिंध के लोग घोड़ों और गायों का व्यापार करते थे। कामरूप और कलिंग के जंगलों से हाथी पकड़कर लाते थे। दामोदरपुर ताम्रपत्र में उल्लिखित है कि बाजार के निमित्त भूमि का क्रय किया जाता था। हट पर लगने वाला कर हट्टिका कहा जाता था, मतलब बाजार पर लगने वाला कर जो है हट्टिका कहा जाता था। प्रायः वैश्य वर्ण के लोग ही विभिन्न वस्तुओं के व्यापार के लिए नगरों आदि के बाजार में सम्मिलित होते थे। स्वांग ने लिखा है, स्वांग ने लिखा है, जिसे हम हुएंगसांग कहते हैं, लिखा है कि नगर में सड़कों के दोनों ओर दुकानें रहती थी, जहां लोग अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की खरीद बिक्री करते थे। थानेश्वर आदि विभिन्न नगरों के व्यापारी दूसरे देशों के सामान एकत्र कर बेचते
थे। बाण के अनुसार भी थानेश्वर नगरी अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध थी। वह लिखता है कि थानेश्वर नगरी अर्थों के लिए चिंतामणि भूमि थी और व्यापारियों के लिए लाल भूमि थी। थानेश्वर की प्रसिद्धि का प्रधान कारण उसका व्यापारिक केंद्र होना भी था। उसकी समृद्धि और संपत्तिशीलता का उल्लेख स्वांचांग ने किया है। वहां के निवासी अधिकतर व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। मथुरा के स्निग्ध और धारायुक्त वस्त्रों की मांग सर्वत्र होती थी। वाराणसी के लोग व्यापार के कारण ही अत्यधिक धनी थे तथा उनके निवास बहुमूल्य पदार्थों से भरे रहते थे। कान्यकुब्ज जनपद तो दुर्लभ वस्तुओं के लिए प्रख्यात था, जो दूरवर्ती प्रदेशों के व्यापारियों से क्रय किए जाते थे। अयोध्या निवासी विविध शिल्पों में अग्रणी थे। मेधातिथ ने मनु पर भाष्य करते हुए लिखा है कि वैश्य लोग अंतर प्रादेशिक व्यापार में संलग्न रहते थे, जो दूसरे प्रदेश की निर्मित विशिष्ट वस्तुएं राज्य में आयात करते थे। उनके अनुसार वैश्य के लिए विभिन्न पदार्थ उत्पादित करने वाले प्रदेशों, उनके आचार विचारों और भाषाओं का ज्ञान अपेक्षित था। मालव, मगध, द्रविड़ आदि प्रदेशों की भाषाओं का व्यापारियों के लिए ज्ञान रखना श्रेयस्कर था। समराइच कहा से विदित होता है कि धरल नामक व्यापारी, जो माकंदी का रहने वाला था, क्रय विक्रय के लिए अचलपुर जाता था और अपने नगर के लिए उपयुक्त वस्तुएं क्रय करके आता था। बाजार में भोजन सामग्री और वस्त्र आदि का विक्रय होता था। कथा सहित सागर में ऐसे व्यापारियों का यथेष्ट उल्लेख है जो व्यापार के निमित्त दूर दूर के नगरों में जाते थे। एक व्यापारी पिता ने अपने पुत्र को व्यापार के लिए दूर देश में भेजा था। पाटलिपुत्र का वणिक वाणिज्य के लिए वल्लभी गया था। कुवलयमाला से विदित होता है कि उत्तर और दक्षिण के वणिक एक दूसरे से बहुधा मित्रता जाया करते थे। सोमदेव सूरी ने स्थानीय व्यापारी और दूर देश में जाकर वाणिज्य करने वाले व्यापारी का उल्लेख किया है। जिस स्थानीय बाजार में केसर, कस्तूरी जैसी सुगंधित वस्तुएं बिकती थी, वह सौगंधियों का बाजार कहा जाता था। यह बड़े बाजार का एक भाग होता था जो विपणीय के नाम से जाना जाता था। यहाँ कश्मीर का केसर, मलय का चंदन और अगरू आदि सुगंधित पदार्थ बिकते थे। माला पुष्पहार बेचने वाले जहाँ बैठते थे, वह स्त्रगजीवियों का आपड़ कराता था। राजमार्ग पर ही बाजार होते थे जो संध्या होते ही जनसमूह से खचाखच भर जाते थे। उस समय बड़ी बड़ी व्यापारिक मणियां होती थी। बड़े स्थान कही जाती थी। वहां विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न दुकानें हुआ करती थी जहां दूर दूर के व्यापारी क्रय विक्रय के लिए आते थे। सोमदेव ने ऐसे भी एक पड़ास्थान का वर्णन किया है जहां बड़ी बड़ी खेड़ियों भंडागार में सामान रखे हुए रहते थे। पोखरों के निकट पशुओं की व्यवस्था होती थी। जल, अन्न, ईंधन और यातायात के साधन सुगमता पूर्वक प्राप्त होते थे। संपूर्ण पष्ठास्थान 4 मील के घेरे में था, जिसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर खाई और अहाता था। आवागमन के लिए निश्चित दरवाजे और प्रधान द्वार थे। रक्षा के लिए सैनिक का भी प्रबंध था। प्रत्येक मार्ग में भोजनालय, प्याऊ और सभा भवन थे। चोर जुआड़ी आदि के लिए प्रवेश निषिद्ध था। पशुओं भी समुचित लगता था। विभिन्न देशों के वणिक वहां व्यापार के लिए आते थे। इस प्रकार की पिठाओं से राजाओं को शुल्क के माध्यम से अधिकाधिक आर्थिक लाभ होता था और उनका राजकोष भरा रहता था। इस संबंध में नीति वाक्यामृत में सोमदेव का कथन है कि न्यायपूर्वक रक्षित पीठा अर्थात पैड़स्थान प्रजाओं के लिए कामधेनु के सदृश है। पिंठा को
शुक्र स्थान भी कहा गया है। इस संदर्भ में नीतिवाक्य अमृत के टीकाकार ने शुक्र का उद्धरण दिया है, जिसके अनुसार व्यापारियों से अधिक शुल्क नहीं लेना चाहिए और पिंठा से किसी व्यापारी का माल चोरी चला जाए तो उसकी पूर्ति राजकोष से करनी चाहिए। हेमचंद्र ने क्रय विक्रय के लिए व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है, जो व्यापार का व्यापक अर्थ व्यंजित करता है। क्रय विक्रय के निमित्त आपण में आई हुई वस्तुएं 12वीं सदी में भी पढ़ी कही जाती थी तथा जो क्रय विक्रय से अपना जीवन यापन करता था वह व्यापारी का वणिक होता था। अगर उसी हरिद्र बरड़ी कीसर गुग्गुल नगल सलालू आदि वस्तुएं फुटकर रूप में छोटे व्यापारियों द्वारा बाजार में बेची जाती थी। हेमचंद्र ने व्यापारी के लिए द्रव्यक शब्द का प्रयोग किया है, जो वणिक पूंजी लाकर माल ले आता था तथा उसकी स्वयं व्यवस्था करता था, वह द्रव्यक कहलाता था। उस समय वस्त्रिक नामक व्यापारी भी होता था। निश्चित समय से क्रय विक्रय मतलब वस्त्र देने वाला वणिक वस्त्रिक के नाम से विहित है। लगता है ऐसा व्यापारी बाद में मूल्य देने के बाद आधार पर व्यापार करता था और उसके वचन को भी मूल्य मान लिया जाता था। उस समय 3 प्रकार के व्यापारी थे। एक प्रास्तारिक जो सोना चांदी लोहा तांबा आदि खनिज पदार्थों का व्यापार करते, तो दूसरे संस्थानिक जो गाय बैल भेड़ बकरी हाथी ऊंट आदि पशुओं का व्यापार करते थे, और तीसरे कठिनांतिक जो बांस चमड़ा लाख आदि का वस्तुएं बेचते थे। व्यापार के निमित्त वस्तुओं की बिक्री की बात पक्की की जाती थी, जिसे उस युग में सत्याकरोति साई कहा जाता था। प्रायः ग्राहक वाणिज्य के से वंचित वस्तु क्रय विक्रय के लिए सौदा पक्का करता था तथा विक्रेता को माल खरीदने का पूर्ण विश्वास दिलाता था। वस्त्रादित वस्तुओं के निर्माण में जो लागत लगती थी वह उनका मूल्य कहलाती थी तथा उसे जो अतिरिक्त द्रव्य प्राप्त होता था उसे लाभ कहते थे। वस्तुतः लाभ प्राप्ति के लिए व्यापार होता था। उत्तर प्राचीन कालीन अनेक अभिलेखों से विदित होता है कि व्यापार के निमित्त दूर दूर के व्यापारी एक दूसरे स्थान पर आते जाते थे। 953 ईस्वी के अहर मतलब उदयपुर अभिलेख में विवृत है कि कराट मध्य देश लाट और टक मतलब चेनाब और रावी नदी के बीच का प्रदेश जो टक है के वाणिक अपने पदार्थों पर लगे कर के बावजूद वहां आया करते थे। पेहोवा मतलब करनाल और अभिलेख पेहोवा मतलब करनाल अभिलेख के अनुसार देश के विभिन्न स्थानों के अश्वों के व्यापारी वहां इकट्ठा होते थे और अश्व का क्रय विक्रय करते थे, और गायों तथा घोड़ों के व्यापार का उल्लेख अलबरूनी ने भी किया है। विदेशी व्यापार आयात और निर्यात। प्यारे साथियों, हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 552 से 614 तक रिकॉर्डिंग किया और इसके बाद अब हम लोग 614 से लेकर आगे रिकॉर्डिंग करेंगे 644 तक।